दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपी स्पेशल से रिलेटेड जो सीरीज चल रही है उसी का ये 6वां वीडियो है। ठीक है, 6th वीडियो है उसका। इसके पहले 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा है उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज़ करवाए हुए हैं। पीवाईक्यूज़ प्लस आपको जो मैंने व्याख्या दी है, ठीक है, व्याख्या जो बताई है उसके साथ अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो बहुत एक अच्छा आपका जीएस तैयार होगा। ठीक है, यूपी स्पेशल से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। यूपी स्पेशल से देखिए जो स्टैटिक पार्ट है वो इस जो ये जो सीरीज़ चल रही है इससे आपका लगभग सब 90% कंप्लीट हो जाएगा। जो 10% आपका अदर जो करंट अफेयर्स वाला है वो करंट अफेयर्स से ही आएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा जो 15 से 20 प्रश्न जो भी आने हैं वो आपके इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, यहीं से आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आप ये पूरी सीरीज़ देख लेते हैं, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लगभग उसमें 10 वीडियो हैं, तो उसको पूरा देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिए, पूरा नोट्स बना लीजिए अगर नहीं बनाया है या है तो उसको देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में। आप लोग लाइक कम कर रहे हैं, लाइक करिए। वीडियो अगर देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूँ। ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन करके ले सकते हैं, उसकी भी लिंक दी हुई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है तो किसके द्वारा किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश की जो विधान मंडल है ना, वो इसके कार्यों का विस्तार कर सकती है, या कम करना है विस्तार करना है वो आपका विधानमंडल कर सकती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, कई बार गलत भी कर सकते हैं आप इसमें। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम जो गणपूर्ति है वो क्या है। तो वैसे भी देखिए जैसे 10%, यानी कि अगर आप संसद की बात कर लें तो भी आप अगर उसका 10% का मतलब ये हुआ, 10% का मतलब हुआ कि अगर 550 सीट हैं तो कम से कम आपको मिनिमम 55 चाहिए संसद की कार्यवाही शुरू करने के लिए। उसी तरीके से यहाँ भी है, राज्य विधानमंडलों में भी है 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक, तो ये मान के चलिए ये वाला यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए हैं। कैसे कार्य निर्धारित किए हैं का मतलब है, आप पढ़ेंगे इसमें तो पता चल जाएगा। देखिए जो हाई कोर्ट और ये हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, उसके जो मेन पीठ है, मतलब मेन वो है आपका प्रयागराज में ही है। ठीक है, प्रयागराज में है, और उसकी एक पीठ कहाँ पे है, लखनऊ में। एक बेंच उसकी कहाँ पे है, तो उसकी लखनऊ में है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसी तरीके से कार्य निर्धारित किए गए हैं। आप कमेंट करके बताइए कि अभी अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं चीफ जस्टिस कौन है अभी। ठीक है, चीफ जस्टिस, ये करंट का ये है क्वेश्चन है, अभी आप बताइए, अभी हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं। ठीक, और एक चीज़ ये जान लीजिए कि जो चीफ होते हैं, ये चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट के, उनको शपथ कौन दिलाता है। तो उनको शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। ठीक, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है। कौन सा, पॉलिटी में, कि कौन जो है किसको शपथ दिलाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, कौन किसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, ये हो गया दो। दूसरा ये हो गया, पहला वो बता दिया कौन किसको शपथ दिलाता है। तीसरा ये कि कौन किसको जो है, कौन किसको त्याग पत्र देता है, त्याग पत्र देता है। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जैसे इसी में आप ले लीजिए, हाई कोर्ट में ही ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से कि हाई कोर्ट के जो न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो किसको त्याग पत्र देते हैं। तो वो राज्यपाल को नहीं देते हैं त्याग पत्र, वो राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो इनकी नियुक्ति आपको पता है कि कोलेजियम सिस्टम। ठीक है, कोलेजियम सिस्टम में नाम वाम डिसाइड करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति उस पर फिर अपनी सहमति देते हैं, और उसके बाद फिर इनका जो है इनकी नियुक्ति होती है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश, हाँ यहाँ पे ये वाला प्रश्न 3 के बाद सीधे 9 पहुँच गया। 4 पे देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है। तो देखिए जो डीपीएसपी वाला पार्ट है ना, उसको रट डालिए आप, कहाँ से, 36 से लेकर 51 तक, मतलब एक भी अक्षरशः रट डालिए, यानी कि आपको एक एक अनुच्छेद याद होने चाहिए। ठीक, तो ये याद रखिएगा,
कौन सा अनुच्छेद है? 40वें में, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये संवैधानिक उपचारों का जो इसमें अधिकार दिया हुआ है अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। ये जो आपका 51 है ये किस में है? आईआर में है, आईआर से रिलेटेड है, ठीक। अनुच्छेद 48 में आप बताइएगा कि कमेंट करके बताइए कि क्या किससे रिलेटेड है, ठीक। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की समाप्ति या उसकी व्यवस्था की गई है? तो देखिए जो अनुच्छेद 169 है, इसके तहत संसद जो है इसका निर्माण कर सकती है या इसका जो है मतलब इसकी समाप्ति कर सकती है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। इसमें होता क्या है कि जो राज्य की विधान मंडल होता है, जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, राज्य की जो विधानसभाएं हैं वो एक अपना यहाँ से अपने विधानसभा से एक पारित करके, ठीक है, ये आदेश या जो भी आदेश नहीं मतलब एक विधेयक पारित करके, बिल पारित करके यहाँ से संसद के पास भेजा जाता है, ठीक है। संसद फिर उस पर विचार करेगी, उसके बाद उसको वो पारित करेगी, उसको लगेगा तो पारित करेगी, नहीं तो वापस कर देगी। तो फाइनली जो ऑथराइजेशन है वो संसद के पास ही है, ठीक। याद रखिएगा कौन सा अनुच्छेद? 169, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। तो जैसे आप संसद की बात कर लीजिए, तो संसद और विधानमंडल है, ठीक है, विधानमंडल, इनको लगभग एक ही साथ पढ़ो तो बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब पैरेलल समझ में आएंगी। कि मतलब ये हुआ कि जो कार्य वहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति का है, वही कार्य यहाँ पे राज्यपाल का है, ठीक, मोर और लेस, पूरा नहीं, मोर और लेस, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों आप पैरेलल पढ़िए, जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे है राज्यपाल के द्वारा। जैसे इसमें बोल रहा है कि कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता राज्य विधानसभा में, तो जैसे संसद में नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति के संस्तुति के बगैर, वैसे यहाँ पे राज्यपाल के। तो अब चूँकि विधानसभा की बात हो रही है, विधानसभा में तो राज्यपाल हो जाएगा इसमें, ठीक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल, ठीक है। इसी तरीके से चीज़ों को रिलेट करके याद किया करिए, ठीक है, उससे समझ में आएगा आपको, चीज़ें बेहतर आपके दिमाग में बैठ जाएंगी एकदम बेहतर तरीके से। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल की नियुक्ति होती है राज्यपाल की, ठीक। तो ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 153 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा और नियुक्ति होती है अनुच्छेद 55 के तहत। तो ये दोनों अनुच्छेद मतलब याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है, मैचिंग में आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव करने की इजाज़त मिलती है? कहने का मतलब है, अभी मैंने वही चीज़ बताया आपको कि विधानसभाएं जो होती हैं, विधानमंडल जो होता है, वही जो है एक प्रस्ताव पारित करके अपने विधानसभा से और संसद के पास भेजती हैं। संसद के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस उस पर विचार करे कि देना है, नहीं देना है, बनाना है या समाप्त करना है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे अभी शायद बंगाल 2-3 राज्य का पेंडिंग है, बंगाल ने भेजा है प्रस्ताव विधान परिषद बनाने के लिए, एक बंगाल का है और आई थिंक राजस्थान का भी है क्या, तो कमेंट कीजिएगा आप किन किन राज्यों का पेंडिंग है। 2-3 का है पेंडिंग आई थिंक, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 169, ठीक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो देखिए जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो आपकी राज्य की जो किसी भी मतलब राज्य की संचित निधि पर ही भारित होगा, वहाँ का जो राज्य लोक सेवा आयोग है। जिस प्रकार लोक सेवा आयोग का भारत की संचित निधि पर भारित होता है, उसी तरीके से इसका राज्य के उस संचित निधि पर भारित होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार आदमी गलत कर जाता है जल्दबाजी में। तो चीज़ें अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप बहुत बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक। चलिए, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, तो कब कब कर सकता है? देखिए विधान सभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए बिल्कुल अपना दिमाग लगा सकता है, अगर वो मान लीजिए बहुमत नहीं है और छोड़ नहीं रहा है तो उसको बर्खास्त कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने की जो शक्ति है वो भी है आर्टिकल 200। उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए ये जो है ये कोई शक्ति ऐसी नहीं है, तो ये याद रखिएगा, ऐसा कोई इसमें शक्ति नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा
इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। बेसिकली ये जैसे उच्चतम न्यायालय से है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति को परामर्श मांगने की सलाह, मतलब सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। तो इसमें वैसे इसमें देखिए एक तरीके से स्वतंत्र कार्य कर सकता है परामर्श लेने के लिए। तो इसमें ये भी हो सकता है कि मतलब ये 1 2 3 4 सारे ही हो सकते हैं कि कुछ लगे उसको तो मांग सकता है, लेकिन कहीं संवैधानिक नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चारों मान लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ए मान लीजिए, ठीक है। वैसे कहीं अगर संवैधानिक उस पर नहीं लिखा हुआ है ये, लेकिन अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 143 में ये चीज़ दी हुई है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा जो जारी किया गया निर्देश है वो परिवर्तित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, और ये क्या है, ये अनुच्छेद 226 के तहत। तो ये जो जब किसी व्यक्ति का, ठीक है, किसी व्यक्ति का या किसी समूह का, ठीक है, मानवाधिकार, आपका जो मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार, उसका अगर हनन हो रहा है, ठीक है, तब अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत आपके हाई कोर्ट्स ये क्या करते हैं, ये दोनों ही अपने अपने अनुच्छेद के तहत रिट जारी करते हैं। और ये रिट जो है वो किसी के द्वारा मतलब वो परिवर्तित नहीं किए जा सकते, ठीक है, ये याद रखिएगा। 5 प्रकार की रिट जो है ये जारी करते हैं। तो ये बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है, पांचों याद रखिएगा। जैसे पहला क्या है, पहले याद रखिएगा आप, पहला क्या है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, ठीक है। फिर आपका परमादेश मैंडमस, ठीक। तीसरा आपका उत्प्रेषण है ना। चौथा आपका सर्टियरी। ये 5 हैं, ये 5 प्रकार के हैं, ठीक। मुझे अभी 1 2 याद नहीं आ रही हैं, वो इसे याद आ जाएंगी, अभी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए देखिए बता देता हूँ मैं आपको। एक भूल रहा था मैं, कौन सा, एक तो मैंने बताया हैबियस कॉर्पस, ठीक है, हैबियस कॉर्पस हो गया यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है, परमादेश है ना, परमादेश यानी कि मैंडमस, ठीक है, परमादेश मंडमस। तीसरा आपको मैंने बताया प्रतिषेध, ठीक है, प्रतिषेध यानी कि प्रतिषेध को बोलते हैं प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिशन। चौथा आपका मैंने उत्प्रेषण बताया था, उत्प्रेषण है ना, उत्प्रेषण। ये सर्टियरी, ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण याद रखिएगा, ये सिर्फ जो है वो न्यायिक जो संस्थाएं हैं उन्हीं के लिए जारी होता है, ये सभी के लिए नहीं जारी होता है, उत्प्रेषण और ये जो प्रतिषेध हैं। और पांचवा जो है क्यो वारंट, जिसको अधिकार परीक्षा कहते हैं, पांचवी। तो ये 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इनका याद रखिएगा, पूछा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये पूछी जाती हैं। तो अनुच्छेद भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत आपके हाई कोर्ट्स जितने भी हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये जो अनुच्छेद है इसको मतलब संविधान की आत्मा कहा है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी, तो ये याद रखिएगा, यही इनको जनक एक तरीके से माना जाता है पंचायती राज का, जो शिल्पकार कह सकते हैं आप इनको, तो बलवंत राय मेहता जी को माना जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें जितनी भी ये कमेटियाँ लिखी हुई हैं, जितनी भी समिति लिखी हुई हैं, ये सभी पंचायती राज से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है। इनका जो ईयर है वो क्रोनोलॉजी में बहुत पूछा जाता है, ईयर इनका याद रखिएगा। जैसे सबसे पहले यही आई थी, कब आई थी, 1957 में आई थी ये, ठीक, 1957 में ये। उसके बाद अशोक मेहता समिति आई थी, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी। तो ये भी पूछा जाता है द्विस्तरीय किसने कही है, तो ये अशोक मेहता का नाम याद रखिएगा, 1977 में आई थी, ठीक। उसके बाद ये GVK राव वाली 1985 में है ना, ठीक है, 85 में। और ये LM सिंघवी की आपकी 86 के आसपास आई थी ये, हाँ। और उसके बाद थोंगन समिति आई थी एक, ठीक है, थोंगन समिति सबसे लास्ट में आई थी, थोंगन 1988 में। तो इनका जो ईयर है, इनका जो क्रम है वो भी याद रखिएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी में बहुत पूछता है। अभी देखिए कई सारे, अभी हो सकता है आगे ही आपको मिल जाए ये क्रोनोलॉजी में, ठीक, बार बार पूछे गए हैं ये प्रश्न। निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन से आपका चुना जाता है। तो देखिए प्रधान तो आपने देखा ही होगा, पूरा मतलब चुना ही जाता है, सरपंच भी वही, ठीक है, याद रखिएगा। और एक पंच, ये 3 मतलब 1 4 5, ये 3 को छोड़ के बाकी सब तो उससे
अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन ये प्रधान हो गया, सरपंच हो गया, पंच हो गए, ये सब क्या है, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा कौन सा होगा वो, ठीक है। इसमें देखिए इधर रह गया, हाँ ये देखिए यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये सरोजनी नायडू थी, याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक। ये पहली गवर्नर थी यूपी की। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले प्रश्न में, मैंने पूरी व्याख्या की थी कि राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा, यानी कि एक संकल्प पारित करके विधानसभाएं भेजती हैं संसद के पास, फिर संसद उस पर विचार करती है, पास करना है नहीं करना है, जो भी है वो संसद के ऊपर ही निर्भर करता है, ठीक। चलिए, यूपी को समय समय पर दिए गए नामों के हिसाब से पूछा है कि कब कौन सा नाम दिया गया था। तो देखिए, उत्तर प्रदेश जो नाम है वो तो 1950 में दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप देखिए डी का वन आप लगा लीजिए, डी का वन सारे में ही है। उसके बाद जो संयुक्त प्रांत है, संयुक्त प्रांत आपका 1937 में दिया गया था, ये संयुक्त प्रांत, ठीक है। तो संयुक्त प्रांत आपका ये सी का 2 हो गया, सी का 2 देखो इसमें कहीं है, हाँ ये है बिल्कुल, ये, ठीक। तो इसमें याद रखिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, सी का 2 हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए सी और कहीं 2 है नहीं है, तो यही वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए का 4 यानी कि आपका उत्तर पश्चिम जो प्रांत है ये 1836 हो जाएगा। और आगरा अवध संयुक्त प्रांत ये आपका 1877। इनकी डेट ये सब याद रखिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं ये सब, यही सब आपका यूपी पॉलिटी और ये सब चीज़ें यही आती हैं, ठीक है, यूपी स्पेशल में। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर होता है वो क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है नगर का, बिल्कुल सही बात है। पदेन सदस्य भी होता है, ठीक है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है, ठीक है। ये कार्यपालक मशीनरी का पूरा नियंत्रण उसके हाथ में नहीं होता है, तो ये याद रखिएगा। इसमें 1 2 3, ठीक, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। अभी चुनाव होने वाले हैं, नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं अभी, देखिए कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, ठीक है, कुछ दिन में डिसाइड हो जाएगा, ठीक है, डेट्स वगैरह हो जाएंगे अनाउंस। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? अच्छा बताइए मुझे एक चीज़ कमेंट करिएगा आप कि ये जो चुनाव की जो ये जो तारीखें डिसाइड होती हैं, तारीखें, इसकी जो ये विज्ञप्ति है कौन जारी करता है? ठीक है, बताइएगा मुझे, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए इसमें गोविंद वल्लभ पंत इसमें पूछ रहा है बेसिकली कि कौन जो है मुख्यमंत्री नहीं थे। तो गोविंद वल्लभ पंत देखिए ये पहले ही थे, इनको आपको पता होगा, तो ये पहले ही मुख्यमंत्री थे, इनका नाम याद रखिएगा। हेमवती नंदन बहुगुणा भी रह चुके हैं और ये आपके नारायण दत्त तिवारी भी रह चुके हैं, ये कृष्ण चंद्र पंत ये नहीं रहे हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी बार महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? तो आपको पता है मात्र 2 ही हैं। पहली जो सुचिता कृपलानी बनी थी, ठीक, इनका नाम याद रखिएगा, और दूसरी जो है आपकी मायावती जी, ठीक, इनका भी नाम याद रखिएगा। और ये मायावती जी मुझे लग रहा है सर्वाधिक बार बनी हुई हैं, ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते हैं। तो 2 ही बार हैं, इसके करेक्ट आंसर होगा 2 ही महिलाएं हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? देखिए आ गया, ये पहले अभी बता दिया मैंने आपको, सुचेता कृपलानी जी का नाम, ठीक। सरोजनी नायडू जी पहली गवर्नर थी, राज्यपाल, इनका भी नाम याद रखिएगा। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा भी जाता है, तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। अभी कमेंट करके बताइए कि कौन है, अभी प्रेजेंट जो विधानसभा चल रही है उसमें कौन है, ठीक है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए जो ज़िले हैं जितने भी, आपको पता है कि 18 मंडल हैं यूपी में, ठीक है, और 75 ज़िले हैं। तो 75 ज़िलों में से कुछ ज़िले ऐसे हैं, अप्रॉक्सीमेटली मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 10 से 12 ज़िले ऐसे हैं जिनके जो मुख्यालय हैं वो उनके ज़िले के नाम से हट के हैं। कहने का मतलब जैसे अगर प्रतापगढ़ की बात की जाए तो प्रतापगढ़ में आपका प्रतापगढ़ ही है उसका जो मुख्यालय है। रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली का रायबरेली में ही है, ठीक है। इसी तरीके से अन्य जो हैं सभी के हैं, एक्सेप्ट कुछ हैं 10 या 12 हैं, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है। तो उनमें उनको आप याद कर लीजिएगा, उनमें जो मैंने सब ये सब ताबड़तोड़ सीरीज़ में सब कुछ कराया हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। यूपी स्पेशल वाले में भी मैंने कराया हुआ है, तो उसको भी आप ध्यान दे सकते हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं आप। उसको पढ़ेंगे तो मतलब देखेंगे, ये सीरीज़ पूरी देख लेंगे, इसमें जो यूपी स्पेशल वाली है तो उसमें भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए इसमें
अम्बेडकर नगर का आपको पता है कि अकबरपुर, ठीक। कानपुर देहात का अकबरपुर माती, जालौन का आपका ये उरई, और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, ठीक है। जैसे कौसाम्बी का भी याद है, कौसाम्बी का, ठीक है। कौसाम्बी का मंझनपुर, ठीक है, क्या है, मंझनपुर, ठीक। ऐसे करके हैं कई सारे ज़िले हैं, ठीक। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसके हिसाब से देखेंगे तो आपका ये जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, 3142। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, राजकीय चिन्ह आपने देखा है वो यूपी का, देखिए उसमें मछली है, तीर है, धनुष है, लेकिन मोर नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो देखिए ये जो टेसू है ना, इसको पलास का फूल भी कहते हैं, पलास है ना, इसी को बोलते हैं टेसू, यही है। इसको जंगल की आग भी बोलते हैं। ये लाल लाल फूल होता है, अभी इस समय इसके फूल देखे जा सकते हैं, जंगल की आग। पूरा पेड़ पत्तियाँ नहीं रहेंगी उसमें एक भी, और वो सिर्फ जो उसके फूल हैं वो वैसे रेड रेड से दिखते हैं, तो दूर से देखने पे वो पूरा एकदम लाल लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसको जंगल की आग बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस, आपको पता होगा, अभी सारस पे बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा। आप एक चीज़ कमेंट करके बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाएगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, 100% है कि ये प्रश्न पूछा जाए जो मैं आपसे बता रहा हूँ। सारस की IUCN में क्या, IUCN नहीं, IUCN वाला तो छोड़ दीजिए, ये आप बताइए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसकी कौन सी सूची में ये इसका नाम दर्ज है? 1 2 3 4 5 किसी जिसमें है बताइएगा आप कमेंट करके, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आपको नहीं पता है तो सर्च कर लीजिए, ठीक। ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है। कारण, यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी जो लोगों पर लगाया जाता है। तो ये ए वाला तो सही है, ठीक है, लेकिन ये बी वाला सही नहीं है, तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए सही परंतु आर गलत, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा, सभी पे नहीं लगाया जाता वो। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? विधानसभा में कब पारित हुआ था कि 4 छोटे भागों में इसको बांट देना चाहिए? जिसे ये जो कहा जाता है ना कि कौन सा, एक तो आपका ये इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, बीच में मध्यांचल हो गया, पूर्वांचल हो गया, बुंदेलखंड हो गया, है ना, ऐसे करके कई सारे बने हुए हैं, ठीक। तो इनका नाम याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न को। तो ये अच्छा, इसका उत्तर तो बताया नहीं मैंने, ये 21/11/2011 को ये प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसका नाम, ये ईयर और ये डेट दोनों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, क्या पता पूछ ले। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? विधान परिषद की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो विधान परिषद है वो 100 है, ठीक, याद रखिएगा। इससे पहले कुछ और थी, शायद 108 थी 2000 के पहले, है ना। 2000 में जब आपका उत्तराखंड बना था, कितना 13 ज़िले शायद हटे थे यहाँ से, जो पहाड़ी ज़िले हैं, ठीक है। तो जो पहाड़ी ज़िले थे उनको काट करके उत्तराखंड बना दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, उस समय से फिर ये संख्या कम हो गई। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है पूछा है? तो देखिए जो ये वाला है, नगरों को एक नगर निगम की हैसियत से राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, तो ये सही नहीं है, बाकी सब सही है, पढ़ लीजिएगा इसको आप, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर में नगर निगम नहीं, ठीक है। तो कौन सा है जो नहीं है? जो कुशीनगर नहीं है, बाकी तो सब ही हैं, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश, अभी बताइए कि कितने हैं टोटल नगर निगमों की संख्या कितनी है? 17 हैं या 18 हैं? कमेंट कीजिएगा आप, ठीक। और लेटेस्ट कौन सा बना था? वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो देखिए जल संस्थान भी है, नगर निगम भी है, विकास प्राधिकरण भी है, ठीक, और नगर जिला नगरीय विकास प्राधिकरण भी है, तो सभी हैं इसमें से, ठीक है। सभी चारों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है, तो कैसे होता है ग्राम प्रधान का निर्वाचन? इसमें कुछ दिए हुए हैं कि पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा। दूसरा पूछ रहा है इसमें कि पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचित सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, तो ये दूसरा सही है। ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, तो सदस्य तो कोई भी बन सकता है, ठीक है, उसके सीमा में क्षेत्र में जो है वो, यानी कि 2 और 4, ठीक। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? देखिए पंचायती राज तो पहले से ही शुरुआत हो गई थी, उसका वैधानिक जो प्रकरण है वो बाद में हुआ, तो ये चीज़ याद रखिएगा। 1945 से ही यहाँ पे चल रहा है यूपी में, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, हो सकता है पूछ लिया जाए। निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश की जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तीनों को सम्मिलित किया जाता है
जिला योजना समिति में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की आरक्षित संख्या कितनी है? तो जो जितनी टोटल सीटें हैं उसकी 1/3 यानी कि 30%, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये और ये किस में दिया हुआ, आरक्षण किस में दिया हुआ है? 243D में, ठीक है। पहले भी मैं बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का 75वां जिला कौन सा बना है? तो आपका जो ये 75वां जिला है ये कौन सा है? संभल, ठीक है। ये संभल, बदायूं और मुरादाबाद वाले उस क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा तहसीलें, मतलब वहाँ से कुछ तहसील, उधर से कुछ तहसील बदायूं से और कुछ तहसील जो है वो मुरादाबाद से, इनको काट करके ये संभल बनाया गया था, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। इनका नाम याद रख, नाम भी याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। अपने यूपी में तो आप अगर यूपी में हैं तो पूरा याद होना चाहिए आपको कितने ज़िले हैं, बाय नेम याद रहनी चाहिए, मतलब फिंगर टिप पे, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे ये इसमें फिर वही मुख्यालय वाला आ गया। तो गौतम बुद्ध नगर का आपको पता है कि नोएडा है, ठीक है। संत कबीर नगर का आपका खलीलाबाद, मैंने बताया था ना कि 10-12 हैं जिनका नाम अलग से है, बाकी का तो एक ही चीज़ है। जैसे सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ हो गया, ठीक। ज्योतिबा फुले नगर का अमरोहा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे, यहाँ ये ठीक है, 4 1 2 3, मैंने उसको मैच करके भी दिखा दिया था आपको, ठीक। देखिए गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय मैंने बताया आपको नोएडा में, सॉरी ये नोएडा, ठीक। चलिए देखिए फिर से वही मुख्यालय और ये आ गया। जालौन का मैंने बताया था आपको उरई, ठीक। कुशीनगर का आप कानपुर देहात, ये देखिए इसमें कुछ संत कबीर नगर का भदोही, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये कौन सा सही हुआ? इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आप देखिए मैच कर लीजिए। जालौन का औरई A का 4, तो A का 4 2 में है, बाकी 2 हटा दीजिए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए आप, ठीक है। संत कबीर नगर का भदोही, ठीक है। संत कबीर नगर का भदोही, संत रविदास नगर का होना चाहिए भदोही। तो यहाँ इसमें कुछ दिक्कत है इस प्रश्न में, 1 मिनट इसको देखता हूँ मैं प्रश्न को, ठीक है। देखिए मैं इसमें आपको बताता हूँ, जालौन का औरई है, ठीक है। ये जालौन का औरई हो गया। कानपुर देहात का ये अकबरपुर माती होना चाहिए बेसिकली, है ना। वही मैं डाउट आ गया कि यार अकबरपुर का है, ये अकबरपुर माती जो है, ठीक है। अंबेडकर नगर का अकबरपुर है, ये जो सिर्फ अकबरपुर है तो वो इसका है अंबेडकर नगर। ये मैंने सोचा कि कुछ डाउट तो लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है इसमें, ठीक है, क्योंकि कानपुर देहात का अकबरपुर माती पता था, ठीक है। और ये देखिए कुशीनगर का देख लीजिए आप, कुशीनगर का पटरौना, ठीक है। और संत कबीर नगर का आप देखिए, संत कबीर नगर, तो ये खलीलाबाद, यहाँ पे भदोही दिया हुआ है, गलत है, ये खलीलाबाद होना चाहिए संत कबीर नगर का, ठीक है। खलीलाबाद याद रखिएगा, ये खलीलाबाद, ठीक। खलीलाबाद मैंने बता दिया, नोट कर लीजिएगा। तो 10-12 हैं, उनका नाम ध्यान में रखिएगा। नाम भी कहिए तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अमेठी मैं बताता जा रहा हूँ, आप अगर है नोट्स तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देख लीजिए। अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कौशाम्बी का मंझनपुर मैंने पहले बताया था, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, कुशीनगर का पटरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, जालौन का औरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, ठीक है। और संभल का पवासा, तो जो अभी 75वां जिला बताया था मैंने संभल, उसका पवासा, ठीक। ये भी याद रखिएगा। तो ये 10-12 जिले हैं जिनका मुख्यालय से भिन्न नाम है, ये ठीक अलग नाम है। चलिए निम्नलिखित में से पूछा है कि कौन सा जो है ये उत्तर प्रदेश में जिला योजना ये इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें ये तीनों सम्मिलित किए जाते हैं, पहले बता दिया था क्या? ये प्रश्न शायद हो चुका है, ठीक है। हाँ ये शायद हो चुका है, नहीं चलो कोई बात नहीं, हो भी गया तो क्या दिक्कत है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? तो गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार के पहली प्रयोग किस आम चुनाव में हुआ था? पहली बात तो याद रखिएगा कि ये जो 21 वर्ष था, जो चुनाव देने की जो आयु थी ना, वो थी आपके मताधिकार की आयु जो है वो 21 वर्ष थी। ये राजीव गांधी की सरकार थी जिन्होंने ये बहुत ही मतलब बढ़िया डिसीजन लिया था, 18 वर्ष कर दिया था, इसको कम कर दिया था। तो इसमें क्या है कि ये जो संविधान संशोधन हुआ था ये राजीव गांधी की सरकार में ही हुआ था, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और इसका जो पहला जो पूछ रहा है कि किस आम चुनाव में ये किया गया था, मतलब इसका प्रयोग किया गया था, तो ये 1989 वाला जो चुनाव था उसमें इस चीज़ को लागू कर दिया गया था, ठीक। तो ये चीज़
ध्यान में रखिएगा। बहुत पूछता भी है, ये शायद 61वां संविधान संशोधन है ये, ठीक है। कौन सा? 61वां। याद रखिएगा, ये 2022 में शायद पूछा था या 21 में ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा संविधान संशोधन से ये आयु सीमा जो है मताधिकार की आयु जो है वो कम कर दी गई थी, तो वो 61वां संविधान संशोधन, नाम याद रखिएगा, भूलना मत ये, ठीक है। मैंने महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है वो भी करवाए हुए हैं ताबड़तोड़ सीरीज में, ठीक। आप एक बार देख लीजिए उसको, जहाँ से भी प्रश्न आयोग पूछता है वो सब मैंने उसमें करवाए हुए हैं, ठीक है। तो उसको देखिए और अपने जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए उससे, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन वगैरह या जो भी है, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में अपने। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।